डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र मैकेनिक्स का टॉपिक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में एक कण का दूसरे स्थिर कण के कारण विचलन, डिफ्लेक्शन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल बाय ए पार्टिकल एट रेस्ट ड्यूरिंग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। तो जो हमारे पिछले वीडियो थे, जो टक्कर के हमने पिछले वीडियो किए हैं, उसमें हमने बात की थी एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर की या 1 डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन की। तो आज हम बात करेंगे द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। तो पहले हम बात करते हैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में इन एल फ्रेम। माना एल निर्देश तंत्र में या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में एक कण m1 द्रव्यमान का गतिशील कण m2 द्रव्यमान के एक स्थिर कण से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। माना गतिशील कण का टक्कर से पूर्व वेग u1 तथा टक्कर के पश्चात अपनी प्रारंभिक दिशा से θ1 कोण पर विचलित होकर v1 वेग से गति करता है, और कण m2 टक्कर के बाद कण m1 की प्रारंभिक दिशा से कोण θ2 पर v2 वेग से गति करता है। वेग u1 की दिशा x अक्ष के अनुदिश हो तो v1 तथा v2 तल xy में स्थित होते हैं, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। तो हमने कहा ये हमारा प्रथम कण है, फर्स्ट पार्टिकल m1, ये u1 वेग से गति करता हुआ एक स्थिर कण u2 इक्वल्स टू 0 स्थिर कण m2 से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। प्रत्यास्थ टक्कर के बाद में कण m1 जो है वो v1 वेग से अपनी प्रारंभिक दिशा से θ1 कोण बनाते हुए तथा कण m2 जो है वो m1 की दिशा x दिशा से θ2 कोण बनाते हुए गति करता है। ठीक है, जिस प्रकार हम कैरम खेलते हैं तो कैरम के अंदर ये हमारी गोटी है, यहाँ स्ट्राइकर है, हमने इसको हिट किया तो ये इस प्रकार से गति करता है। तो चित्रानुसार ये हमने दिखाया कि u1 जो है वो x अक्ष के अनुदिश है, तो v1 और v2 जो है ये xy तल में होते हैं। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत पहले लिया हमने x दिशा में, तो x दिशा में है टक्कर से पूर्व m1 u1 बिफोर कोलिजन m1 u1 इक्वल्स टू, अब x दिशा में लेना है तो v1 का x दिशा में हमने प्रोजेक्शन ले लिया, प्रक्षेप ले लिया। इसी प्रकार v2 का x दिशा में हमने प्रक्षेप लिया, प्रोजेक्शन लिया, तो ये हो गया v2 कोस θ2। तो x दिशा में हो गया m1 u1 इक्वल्स टू m1 v1 कोस θ1 प्लस m2 v2 कोस θ2, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब यदि हम y दिशा में निकालें तो y दिशा में टक्कर से पूर्व संवेग कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इस दिशा में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अब इस v1 का हमको लेना है y दिशा में प्रोजेक्शन, तो इस प्रकार से आएगा और ये हो जाएगा v1 साइन θ1। इसी प्रकार v2 का लेंगे तो ये नीचे की ओर इस प्रकार हो जाएगा v2 साइन θ2। तो दोनों की दिशा विपरीत है, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो y दिशा में हो गया 0 इक्वल्स टू m1 v1 साइन θ1 माइनस m2 v2 साइन θ2, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। चूंकि टक्कर प्रत्यास्थ है, इलास्टिक कोलिजन है, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत वैध रहता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो गया हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1, 2 और 3 का विश्लेषण करने से यह ज्ञात होता है कि यहाँ 4 अज्ञात राशियाँ हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं। तो अननोन वेरिएबल v1 v2 θ1 और θ2 है, परंतु इक्वेशन जो है ये कितनी है? 1, 2 और 3 है। तो हम जानते हैं कि यदि 4 वेरिएबल हैं तो इन्हें फाइंड आउट करने के लिए, इन्हें ज्ञात करने के लिए हमें 4 समीकरण की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार इन 3 समीकरण के द्वारा हम इन चारों राशियों को ज्ञात नहीं कर सकते, इनको ज्ञात करना असंभव होता है।
इसलिए इस समस्या का हल सी निर्देश तंत्र में सरलता से किया जा सकता है। तो अब हम आगे बात करते हैं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में इन सी फ्रेम। तो एल निर्देश तंत्र के सापेक्ष द्रव्यमान केंद्र का वेग वीसीएम इक्वल्स टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 होगा, क्योंकि u2 इक्वल्स टू 0 है। तो हमने प्रथम कण का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग निकाल लिया, m1 इक्वल्स टू u1 डैश इक्वल्स टू u1 माइनस वीसीएम। पुनः लिखी है हमने गैलीलियन रूपांतरण, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। तो u1 डैश इक्वल्स टू m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये समीकरण नंबर 5 हो गई। तथा टक्कर से पूर्व कण m2 का सी निर्देश तंत्र द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग u2 डैश इक्वल्स टू u2 माइनस वीसीएम, u2 इक्वल्स टू 0। तो u2 डैश इक्वल्स टू माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, समीकरण नंबर 6। टक्कर के पश्चात कण m1 तथा m2 का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग v1 डैश इक्वल्स टू v1 माइनस वीसीएम, v2 डैश इक्वल्स टू v2 माइनस वीसीएम। अतः सी निर्देश तंत्र में, चूंकि सी निर्देश तंत्र में कुल संवेग का मान 0 होता है, इसलिए दोनों कणों के संवेग बराबर एवं विपरीत दिशा में होते हैं। तो हमने निकाल लिया m1 u1 डैश इक्वल्स टू माइनस m2 u2 डैश तथा m1 v1 डैश इक्वल्स टू माइनस m2 v2 डैश। इन समीकरणों से स्पष्ट होता है कि टक्कर के पश्चात कणों की गति v1 डैश तथा v2 डैश वेग से एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तथा कणों की गति प्रारंभिक दिशा के साथ समान कोण बनाती है, जैसा कि हमने चित्र में प्रदर्शित किया। तो हमने कहा ये डैश है, ये भी डैश है, ये डैश और ये भी डैश। तो u1 डैश और u2 डैश ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे और साथ ही v1 डैश व v2 डैश भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, परंतु ये प्रारंभिक दिशा से समान कोण बनाते हैं। तो समीकरण 9 व 10 से हमने u2 डैश व v2 डैश की वैल्यू निकाल ली और इसी निर्देश फ्रेम में, सी निर्देश फ्रेम में ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। तो हाफ हमने कैंसिल किया, v2 डैश और u2 डैश की वैल्यू हमने इस समीकरण में प्लेस कर दी और सोल्व किया, तो हमें मिलता है u1 डैश इक्वल्स टू v1 डैश या v1 डैश इक्वल्स टू u1 डैश। इसी प्रकार प्राप्त होता है v2 डैश इक्वल्स टू u2 डैश, मतलब इनकी वेलोसिटीज का जो रिजल्टेंट है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड है, वो हमें इक्वल प्राप्त होता है। स्पष्ट है कि सी निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर में कणों के वेग का परिमाण अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उनकी दिशाएं बदल जाती हैं। ठीक है, अब हमें वैल्यू निकालनी है इस थीटा की, ये जो प्रकीर्णन कोण है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सी निर्देश तंत्र में प्रकीर्णन कोण का कोई भी संभव मान हो सकता है, इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन एल निर्देश तंत्र में प्रकीर्णन कोण के सभी मान संभव नहीं हो सकते हैं, इन पर कुछ प्रतिबंध होता है। तो हमने कहा टेन थीटा वन की यदि वैल्यू निकालें तो टेन थीटा वन इक्वल्स टू साइन थीटा वन अपॉन कोस थीटा वन। v1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, v2 से ऊपर मल्टीप्लाई, सॉरी v1 से ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमें समीकरण नंबर 13 प्राप्त होती है। समीकरण 7 से v1 इक्वल्स टू v1 डैश प्लस vcm घटकों के रूप में v1 साइन थीटा वन इक्वल्स टू v1 डैश साइन थीटा। चूंकि टक्कर के पश्चात ये हमारा ये जो है ये y घटक हो गया, ठीक है, y घटक हो गया v1 डैश साइन थीटा डैश थीटा वन इक्वल्स टू v1 डैश साइन थीटा। चूंकि टक्कर के पश्चात वेग के y घटक दोनों निर्देश तंत्रों में समान होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये जो टर्म आएगी ये कैसी आएगी, ये इक्वल आएगी। ठीक,
VCM एक्स अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसलिए हमने गैलीलियन रूपांतरण से लिखा। तो गैलीलियन रूपांतरण कहता है कि एक्स डैश सॉरी वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस VCM। ठीक है, इसका पक्षांतरण किया तो v इक्वल्स टू वी डैश प्लस VCM। तो ये हो गई इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो v इक्वल्स टू वी डैश प्लस VCM। ठीक है, v है v1 कोस थीटा और v1 डैश कोस थीटा प्लस VCM। ठीक, तो देखें हम, अगर हम L निर्देश तंत्र की बात करें, L निर्देश तंत्र में इसकी वेलोसिटी इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी, v1 कोस थीटा 1। और यदि L निर्देश C निर्देश तंत्र की बात करें तो C निर्देश तंत्र में इसकी वेलोसिटी x दिशा में कितनी हो जाएगी, v1 डैश कोस थीटा। यहाँ डैश लगेगा, यहाँ डैश लगेगा, तो ये हो जाएगा v1 डैश कोस थीटा। तो गैलीलियन रूपांतरण से लिखा तो v1 कोस थीटा 1 इक्वल्स टू v1 डैश कोस थीटा प्लस VCM। तो हमने वैल्यू रख ली, तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू v1 डैश साइन थीटा अपॉन v1 डैश कोस थीटा प्लस VCM। VCM इक्वल्स टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। u1 इक्वल्स टू u1 डैश प्लस VCM। ये हमने कहाँ से लिखी, ये हम यहाँ से लिख लाए, यहाँ से। तो u1 निकालना है, u1 इक्वल्स टू u1 डैश प्लस VCM, ये हमने यहाँ रखी है, ये यहाँ पर। तो u1 इक्वल्स टू u1 डैश प्लस VCM। सोल्व कर लिया इसको, तो ये हो गया m1 u1 डैश अपॉन m1 प्लस m2, m1 VCM अपॉन m1 प्लस m2। VCM वाली टर्म एक साथ कर ली, ये इधर आई तो नेगेटिव हो गई, तो VCM इक्वल्स टू 1 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 u1 डैश अपॉन m1 प्लस m2। इसे हल किया ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट हो गया m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो VCM किसके बराबर हो गया, अब ये जो टर्म है ये नीचे वाली कैंसिल, VCM इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 u1 डैश, परंतु u1 डैश इक्वल्स टू v1 डैश, तो VCM इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 v1 डैश। ये वैल्यू जो है ये हमने यहाँ रख ली, तो VCM इक्वल्स टू m1 अपॉन m2 v1 डैश, v1 डैश कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो tan थीटा 1 इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस m1 अपॉन m2। तो समीकरण 18, ये हमारी समीकरण 18 हो गई, से निम्न संभावनाएं व्यक्त होती हैं। तो हमने कहा यदि m1 इज मच ग्रेटर देन m2, m1 जो है वो m2 से बड़ा है, तो m1 अपॉन m2 इज ग्रेटर देन 1 हो, तो समीकरण 18 की RHS का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्यों, कोस थीटा कितना हो सकता है, कोस थीटा इक्वल्स टू मिनिमम -1 हो सकता है, और ये एक से हमेशा बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, तो ये जो है डिनोमिनेटर हर जो है ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए tan थीटा 1 हमेशा इन्फिनेटिव से छोटा होगा। तो tan थीटा 1 इज लेस देन इन्फिनेटिव। अगर tan थीटा 1 इन्फिनेटिव से छोटा है तो इसका मतलब थीटा 1 हमेशा π/2 से स्मॉल रहेगा। इससे यह ज्ञात होता है कि यदि किसी भारी कण किसी हल्के कण से टक्कर करता है तो टक्कर के पश्चात भारी कण विपरीत दिशा में गतिमान नहीं होगा। तो मतलब ये हम बात करें, ये है, ये यूं गति करता आ रहा है, ठीक है, जब ये टक्कर करके वापस आएगा तो कभी भी इस दिशा में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये जो थीटा 1 ये वाला था, ये कभी भी इस दिशा में नहीं जाएगा, हमेशा इसी दिशा में रहेगा, तो इसलिए ये वापस उल्टी दिशा में गति नहीं करेगा। यदि m1 इक्वल्स टू m2 है, m1 इक्वल्स टू m2, इसका मतलब m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1 हो, तो कोस थीटा इक्वल्स टू -1 या थीटा इक्वल्स टू पाई के लिए हर जो डिनोमिनेटर है ये शून्य हो जाएगा। तो हमने कहा ये है इक्वेशन। अगर हम कह रहे हैं कि थीटा इक्वल्स टू पाई है तो ये -1
और ये +1, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया 0। तो टेन थीटा वन जो है वो कितना हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है। इसलिए टेन थीटा वन का मान इन्फिनेटिव हो सकता है। अतः इस स्थिति में थीटा वन का सीमांत मान 90 डिग्री हो सकता है। तो इसका मतलब इस स्थिति के अंदर ये जो थीटा वन था, कण इस दिशा तक अधिकतम, यानी या तो इसी दिशा में तक अधिकतम गति कर सकता है। अतः दो समान द्रव्यमानों के कणों के बीच प्रत्यास्थ टक्कर हो जिसमें एक कण विरामावस्था में हो, तो टक्कर के पश्चात दोनों कण एक दूसरे के लंबवत दिशा में गतिमान हो सकते हैं। तो थीटा वन 0 से बड़ा होगा, परंतु पाई/2 के या तो बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। यदि m1 इज लेस देन m2 है, तो m1/m2 इज लेस देन हो, तो टेन थीटा वन का ऋणात्मक मान भी संभव हो सकता है। इस स्थिति में थीटा वन का कोई भी मान संभव हो सकता है। अतः यदि कोई हल्का कण किसी भारी स्थिर कण से टक्कर करता है, तो टक्कर के पश्चात हल्का कण अपनी प्रारंभिक पथ पर विपरीत दिशा में लौट सकता है, अर्थात थीटा वन का मान 0 से पाई/2 तक हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब m2 ज़्यादा है, m2 ज़्यादा है, तो इस स्थिति में कण जो है वो इस दिशा में, मतलब इससे इधर भी क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो ये इन तीनों स्थितियों के लिए हमने चित्र प्रदर्शित किया है। ये है पहला m1 इज ग्रेटर देन m2 के लिए, दूसरा है m1 इक्वल्स टू m2 के लिए, और तीसरा है m1 इज लेस देन m2 के लिए।